Our today's topic will be, first of all, refraction, then application and cause of refraction, and third is laws of refraction. We are going to start with refraction. तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट बेंड हो जाती है, देखो जिस तरह से यहाँ से ये हमारे पास कोई एक मीडियम है, यहाँ पे अंदर वाटर भरा हुआ है, बाहर यहाँ पे एयर थी, एयर से लाइट आ रही है, आती हुई इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पर जो लाइट बेंड होकर चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और बच्चों इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे जो लाइन लेंगे इसको बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये किस किस में होता है? नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे पहले बच्चों हमने क्या देखा? रिफ्लेक्शन। आप एक बार ध्यान से समझिए, जब भी लाइट किसी भी एक मटेरियल पे इंसिडेंट होती है तो उसके साथ तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो हो सकता है जो लाइट आ रही थी ऊपर से वो एब्जॉर्ब कर ली जाए, जैसे ब्लैक कलर के हम कपड़े पहनते हैं, वो क्या करते हैं, सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो लाइट वापस भेज दी जाए, जैसे कि मिरर में होता है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब तीसरी पॉसिबिलिटी थर्ड ही हो सकती है बच्चों, कोई भी एक लाइट आती है, वो क्या करती है, अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। ये जाना तो इस तरह से यहाँ पे सीधा चाहती थी, ये इसका स्ट्रेट पाथ था, इस तरह लाइट आती है और सीधा जाती, बट लेकिन क्या हुआ, मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट का पाथ बेंड हो जाता है। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो लाइट बेंड होती है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। एक बार आप दोबारा समझ लें, ये फिनोमिना होता है बेंडिंग ऑफ लाइट का, जब लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ओब्लिकली। ओब्लिकली मतलब किसी एंगल पे। अभी हम थोड़ा आगे चल के समझेंगे बच्चों, अगर कोई सीधी लाइट आती ना, ऊपर से सीधी आ रही होती है तो वो बिना बेंड हुए पास हो जाती, ओब्लिकली मतलब किसी एंगल पे। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गया बच्चों। आगे हम देखते हैं रिफ्रैक्शन के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं बच्चों। अपने को इसका यूज का है तो आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग से यूज है। जैसे कि आप देखो जो लेमन होते हैं, नींबू होते हैं, उसको आप ग्लास में डालो और ग्लास में वाटर डाल दो, पानी डाल दो, तो इस लेमन का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो लेमन जो है वो लार्जर साइज के अपीयर होते हैं। कोई पेंसिल होती है बच्चों, हम वाटर में डालते हैं तो वो मुड़ी हुई बेंड हुई दिखाई देती है। जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं बच्चों। हम देखते हैं इस तरह से, ये जो गोल्ड डायमंड होता है, सॉरी डायमंड क्या करता है, वो स्प्रिंकल करता है, चमकता है, शाइनिंग करता है। तो ये सब लाइट के बेंड होने की वजह से हो रहा है। लाइट वापस वहीं के वहीं घूमती हुई बेंड करती रहती है और अपने को वो चमकता हुआ दिखाई देता है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बच्चों। और हमने देखा हुआ है कि जो दिन होता है, जो डे होता है, वो 2 मिनट बिफोर जाता है। अभी सन जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता, सन यहाँ है। जो लाइट है वो बेंड होके हमारी आइज तक पहुंच रही है, जो लाइट है वो इस तरह से बेंड होके वो हमारी आइज तक पहुंचती है। तो अपने को ऐसा अपीयर होता है कि जो सन है वो कहाँ पे है, वो ऊपर है। तो इससे हम बोलते हैं अर्ली सनराइज। ऐसे ही सन 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। सन जब सेट होता है, सूर्य जब अस्त होता है, तो 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता रहता है बच्चों। तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से है। हम देखते हैं कि एक कॉइन होता है, कॉइन अगर पड़ा नीचे है, पानी का गिलास भरा, कॉइन अपने को उठा हुआ दिखाई देता है। फिश अपने को दिखाई तो देती है यहाँ, ये इसकी रियल पोजीशन होती है, लेकिन अपीयर यहाँ होती है। क्योंकि देखो जो ये ब्लैक, जो ये हमारे पास ब्लू कलर था ना, ये ब्लू कलर की लाइट दिखा रही है कि लाइट जा रही है। अब ये लाइट क्या हो रही है, इस तरह से बेंड होगी, तो देखने वाले को दिख रहा है, इसको पीछे ट्रेस करता है तो यहां बनता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं बच्चों, ये सारी एप्लीकेशन थी रिफ्रैक्शन की। अब हम पढ़ते हैं ये सब जो था, ये इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट मैंने अभी आपको समझाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे क्या होगा, ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं, अदरवाइज नोट्स के बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब बच्चों हमारे पास बात आती है, इसको ध्यान से समझना है कि लाइट जब भी है ना रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही हो। अब कहेंगे रेयर क्या होता है? रेयर मीडियम वो होता है जिस मीडियम में स्पीड जो होती है वो लो, वो हाई हो, उसको बोलते हैं रेयर मीडियम या हल्का मीडियम। तो बच्चों हम क्या समझे, जिस मीडियम में स्पीड लाइट की ज्यादा होगी उस मीडियम में क्या होगा, हम उसको बोलेंगे रेयर, रेयरर मीडियम, RARER। और जिस मीडियम के अंदर स्पीड कम होगी उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। इसका एग्जांपल देखो, मैं कहूं एक तो हवा है एयर और एक पानी है, किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे एयर रेयरर है, वाटर क्या है, डेंसर है। और कंपैरिजन देखते हैं, जैसे हनी है, शहद है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाती है, तो हम कहेंगे वो क्या है, जो हनी है वो डेंसर है और वाटर उसके कंपैरिजन में रेयर है। वैसे मैं आपको बता दूं आपके इंटरेस्ट के लिए, डायमंड जो है, डायमंड दुनिया का सबसे ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है।
वो दुनिया का ऐसा ऑब्जेक्ट है सबसे ज्यादा स्पीड को रजिस्ट करता है, लाइट को रजिस्ट करता है। तो हमने ये देखा बच्चों, जिस मीडियम के अंदर जो हल्का मीडियम होगा जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसको बोलेंगे रेयर। डेंसर मतलब डेंसिटी, जो घनापन ज्यादा होगा। तो अपने को ये समझना है बच्चों, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि दो ऑप्शन थे, ये लाइट सीधा जाना चाहती थी, ये ऊपर की तरफ भी बेंड हो सकती थी। इसको ऐसे समझिए बच्चों, ये जो लाइट है ये नीचे आ रही थी इस तरह से, ये ऊपर की तरफ यूं भी तो बेंड हो सकती थी। ये थी लाइट की ओरिजिनल पोजीशन। अब ये ऊपर भी जा सकती थी और लाइट ये नीचे भी आ सकती थी, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी। जब भी लाइट जा रही हो रेयर से डेंसर तो टुवार्ड नॉर्मल आएगी। अब इसमें देखो लाइट यहां से बाहर निकल रही है तो डेंसर से रेयर जाएगी, तो अब दो ऑप्शन है, या तो इधर मुड़ जाए या उधर बेंड हो जाए। तो ये कहां होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एक बार आप मेरे साथ साथ इस बात को बोलो बच्चों, लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। और इसमें बोलो व्हेन लाइट moves from denser to rare medium it will move away from normal। उसमें क्या बोलना है? जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवार्ड द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं, आप भूल जाओ तो कैसे लर्न करोगे बच्चों। जिस मीडियम के अंदर स्पीड ज्यादा होगी वहां पे एंगल भी ज्यादा बनेगा। अब देखो यहां पर स्पीड जो है ज्यादा थी, यहां स्पीड कम थी, तो ये जो एंगल बन रहा है ये नॉर्मल के बीच में और इस ब्लू लाइन के बीच में ये कम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, तो ऑटोमेटिक कहां चली जाएगी? टुवार्ड द नॉर्मल। इसमें देखो बच्चों, अभी ये जो एंगल था नॉर्मल के साथ, ऑलवेज नॉर्मल के साथ एंगल देखना है इस पूरी यूनिट में, ये आप पहले समझ लो। नॉर्मल का जो एंगल था वो ये था, ये रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, इसलिए बच्चों ये एंगल भी क्या है? ज्यादा है। तो आपको समझ आ गया, एक तो रेयर मीडियम क्या होता है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट मोर हो, डेंसर जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो। और दूसरा बच्चों, एक मैं आपको ट्रिक और बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बच्चों, ये जरूरी नहीं कि कोई मीडियम दिखने में हल्का हो। जैसे कैरोसिन ऑयल है, वो पानी के ऊपर तैरता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तो हल्का कौन हुआ? कैरोसिन ऑयल। लेकिन उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो आप ये मत सोचना कि हल्की चीज होगी या भारी होगी। जैसे वाटर और हनी का एग्जाम्पल तो ठीक है, हनी जो है वो भारी भी है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी कम है, लेकिन हर जगह ये चीज लागू नहीं होगी कि जो उठाने में, मतलब जिसकी मास डेंसिटी कम हो उसमें स्पीड भी कम होगी। तो ये जरूरी नहीं है, बस अपने को ये ध्यान देना है रेयर मीडियम वो होगा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, हल्के भारी से मत समझना। डेंसर मीडियम वो होगा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? कम हो, लेसर हो। तो चलो बच्चों, अपने को ये समझ आ गया, ये ट्रिक समझ आ गया आपको। अब हम आगे देखते हैं बच्चों कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बच्चों? इसको ध्यान से समझो। जो लाइट है ना वो इस तरह चलती है जैसे वाटर की वेव चलती है। जैसे पानी में आपने पत्थर मारा तो इस तरह आगे 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 वेव्स, आपने देखा होगा वाटर के अंदर सर्कल बनते जाते हैं बच्चों। वाटर के अंदर क्या बनते जाते हैं? सर्कल। वैसे ही बच्चों जो ये लाइट होती है हम मानते हैं वेव की फॉर्म में चल रही है। इसको ऐसे मान एज्यूम कर लो कि फर्स्ट पहले ये वाली वेव आई, इससे आगे चली, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, अभी बीच में मीडियम अलग हो गया। तो बच्चों दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। तो हम देख रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा, जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है। शायद बच्चों आपको समझ नहीं आया होगा। इसके लिए आप एग्जाम्पल देखो बच्चों, हमारे पास एग्जाम्पल होता है ग्रास कटर मशीन का। जैसे कि ये ग्रास कटर मशीन दिखा रखी है। इसमें क्या है बच्चों, अगर मैं कह दूं कि यहां पर ग्रास कटर मशीन है, जिस तरह से ये दो व्हील है, मान के चलो ये आगे की तरफ जा रही है, गुड़ 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 आपकी तरफ आ रही है। अगर मैं इसको यहां से एक साइड से रोक दूं तो क्या ये मुड़ जाएगी कि नहीं? इसको थोड़ा एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली समझो बच्चों। एज्यूम कर लो कि ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर ये एक रोलर आ रहा है। अगर इस रोलर का एक व्हील जो है, एक पहिया जो है, वो इसके अंदर चला गया, ये मतलब कि समझ लो जैसे कि हम है ना रोड के ऊपर ग्रास कटर मशीन चला रहे थे, रोड से नीचे उतर गई मशीन और नीचे कीचड़ में सन गया। ये भी वही बात है, वह यहां पे देखो डेंसिटी ज्यादा है, यहां से तो जो व्हील है वो कम चलेगा, ये वाला क्या चलेगा? ज्यादा चलेगा। तो जो लाइट ऐसे आ रही है बच्चों, अब वो यूं मुड़ जाएगी। मैंने यहाँ पे एक ही लाइन से दिखा दिया, ये जो लाइनों से दिखा रखा है ये वेव्स दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है? वेव्स। वेव है, ऐसे चल रही है। आप कहोगे सर वेव जो वाटर में पानी में देखते हो तो गोल गोल होती है, पहले एक तरंग बनती है, एक फिर दूसरी वेव बनती है, फिर थर्ड वेव बनती है। तो एक्चुअली क्या बच्चों, उसका एक पार्ट ले रखा है, ये सारे क्या है? उसका पार्ट है। तो एक पार्ट जिसने आगे को चलाया उसने आगे को, मतलब उस पूरे सर्कल का छोटा सा पार्ट लेके दिखा दिया अपने को, ताकि ड्राइंग करने में प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चों हमारे पास क्या आ गया, तो हमने देखा अपने को अगर इसका प्रॉपर फिगर बनाना हो तो इस तरह से बनाना है। देखो जैसे कि इसको आप ऐसे भी समझ लो, ये मार्कर है यार, ये मार्कर जब इसके अंदर जा रहा होगा, इस साइड को मैं पकड़ लूं वो तो चलती रहेगी ना, तो ये मुड़ जाएगी क्योंकि इससे इधर स्पीड कम होगी। और बाहर निकलते टाइम देखो बच्चों,
अब ये साइड पहले निकली है बाहर, मार्कर की ये वाली साइड है पहले बाहर निकली है, अब ये स्लो चलेगी, ये तेज चलेगा, इसलिए जो लाइट पहले यूं आ रही थी वो थोड़ा सा बैंड होगी, जो लाइट यूं आ रही थी वो थोड़ा सा बैंड होगी, ज्यादा टाइम फिर वैसे चलेगी। अब बच्चों अब आपको ये बात समझ आएगी, जो ये वाला एग्जांपल है, जो लाइट सीधी आ रही होती है वो सीधी सीधी क्यों जाती है। मान के चलो बच्चों ये रोलर था, अगर रोलर के दोनों व्हील ही, दोनों पहिए ही ऐसे, मान लो ये मार्कर है, पूरा का पूरा अंदर जाएगा ना ऐसे, तो ये सीधे सीधा बाहर निकल आएगा। तो इससे ऐसा नहीं है कि कोई एक की स्पीड कम हुई हो या ज्यादा हुई हो, ऐसा नहीं है कि मतलब एक व्हील को अपने रोक लिया हो दूसरे को चला दिया, ऐसा नहीं है। तो अपने को ये बात क्लियर कर लेनी है बच्चों कि कोई भी लाइट है ना किसी एंगल पे आती है तो ही वो बेंड होती है, अदरवाइज वो लाइट कैसे चल जाती है सीधी की सीधी। आई होप सो बच्चों ये रोलर वाले एग्जांपल से आपको समझ आया होगा। नहीं तो ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, इतना ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट दो मीडियम में डिफरेंट होती है, इसीलिए लाइट बैंड होती है। अदरवाइज आप वीडियो को रिवाइज करके देखना 3-4-5 बार, फिर आपको ये बातों को अच्छे से समझ आएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अपना टॉपिक है बच्चों। रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ तो वही है जैसा कि कौन सा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था वो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आउटलाइन सेम प्लेन। इसमें रिफ्लेक्टेड की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड मतलब बैंड होने वाला। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और नॉर्मल कौन से पॉइंट पे होना चाहिए बच्चों, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे इंटरफेस का मतलब है जहां से एक मीडियम दूसरे से चेंज हो रहा, जैसे ऊपर एयर थी नीचे ग्लास था, तो ये इंटरफेस है और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंटरफेस के ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल लिया गया, ये नॉर्मल, खाली इसको नॉर्मल भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे पढ़ाई में नालायक होते हैं, इनको ये पता नहीं है कि मतलब लिखेंगे तो हमारा ही फायदा है, तो वो जो होता है टफ हो गया चीज, नहीं तो खाली नॉर्मल भी लिख देना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइन सेम प्लेन, अगर आपको ना आए समझ तो। आगे बढ़ते हो, सेकंड लॉ क्या होता है बच्चों, हमने देखा था जो ये एंगल है इसको आई से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर से लिखते हैं। सेकंड लॉ बच्चों ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन आई और साइन आर, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो है ये कांस्टेंट होगी। इस कांस्टेंट का नाम होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अपने को स्नेल्स ने, इसका पूरा नाम था बच्चों विल्बोर्ट स्नेल्स। विल्बोर्ट स्नेल्स ने अपने को इसके बारे में बताया था कि साइन आई बाय साइन आर ये कांस्टेंट होगा। साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको भी देखेंगे, पहले लो समझो, क्या, रेशियो ऑफ, यहां तक समझ आ गया, किस चीज की, साइन। अब साइन किसका, आई का, आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन किसका लेना है, आर का, आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कोई भी दो अगर मीडियम हम देखेंगे ना, चाहे लाइट एयर से वाटर में जा रही है, हो सकता है ऊपर कोई और लिक्विड भर रखा होता, इसके ऊपर हमने मान लो मिल्क भर रखा होता, मिल्क से वाटर में, तो किसी भी दो मीडियम के लिए हम देखेंगे, हर मीडियम के लिए रेशियो अलग अलग होगी दो। अगर कोई भी एक पेयर ले लेंगे ना, उनके लिए साइन आई बाय साइन आर की रेशियो क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट। बच्चों इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इंडेक्स होता है बच्चों, ये बताता है कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है। जितना ये ज्यादा होगा ना किसी दो मीडियम के लिए, उतना हम कहेंगे दूसरे मीडियम में स्पीड कम है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों। ये बताता है कि कोई दो मीडियम को देख रहे हैं, जैसे मान लो एयर और वाटर को देख रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो कम आ रहा है। अगर एयर और गोल्ड को देख रहे हैं, तो एयर और डायमंड को देख रहे हैं, तो डायमंड के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, ये बताता है कि कोई मीडियम कितना किसी स्पीड लाइट को रोक सकता है, मतलब डेंसर कितना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया। वेवलेंथ के ऊपर करता है, इसको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, मतलब दोनों मीडियम पे डिपेंड करता है। कलर ऑफ लाइट पे, क्योंकि बच्चों हर कलर की है ना वेवलेंथ अलग होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कलर कह लो या वेवलेंथ कह लो एक ही बात है। टेम्परेचर पे बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, धूप बढ़ती जाएगी, तो उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो मीडियम जो है वो ओपन हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,
अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान के चलो बच्चों, ऐसा ना हो कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है या किसी भी चीज से कहीं जा रही है, तो हम उसको क्या कहते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर वैक्यूम से जा रही हो फ्री स्पेस के अंदर, तो हम एक स्पेशल नाम दे देंगे उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों आप टेंशन ना लो, इसको और ज्यादा डिटेल में अभी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम नेवर बी लेस देन यूनिटी। ये सारे पॉइंट नोट करने वाले बच्चों। ये ट्रिक्स हैं, ये किसी बुक के अंदर ऐसे इजीली नहीं मिलेगी। आगे आगे कंपटीशन भी क्रैक कर सकते हो इन ट्रिक्स की हेल्प से। सच में बता रहा हूं कि एक तो टेम्परेचर वाला पॉइंट था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है वो कभी भी यूनिटी से कम नहीं हो सकता। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस विद कलर ऑफ लाइट, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कलर के साथ चेंज हो जाता है। बच्चों इसके साथ एक चीज लगा लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ये आपको पता होना चाहिए। सर एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, अगर एनी मीडियम है ना तो इसका मतलब है दूसरा मीडियम क्या है, वैक्यूम है। और आपको बताऊं बच्चों, प्लस टू के अंदर सेम ये यूनिट आती है। प्लस टू पास आउट बच्चों से पूछ लेना कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन यूनिटी हो सकता है, तो उनको पता नहीं होगा। आप पूछना टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, नहीं पता होगा। तो अभी बता रहा हूं, इन सब बातों को पॉइंट में नोट कर लो, डायरी बना लो, उसके अंदर लिख लो, ये बातें आगे बहुत काम आएंगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को है ना बच्चों, हम अलग अलग तरह से सोल्व कर सकते हैं। हम एक दो तरह से अभी करते हैं। अभी हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में। स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में बच्चों इसको हम रेशियो मान सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन सेट ऑफ मीडिया मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बच्चों इसमें ये श्योर होना चाहिए कि जो लाइट है वो कहां से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है और किसी मीडियम में जा रही है। और मान लो कि किसी मीडियम के अंदर स्पीड अलग होती है, मान लो v1 है, वैक्यूम में तो हमें पता है c होती है। ये तो सबको पता है ना कि फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन मान लो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। इसको कुछ ऐसे समझो, आपने एक्वेरियम देखा होगा जिसमें मछलियां होती हैं, पानी होता है, उसमें लाइट जा रही है। तो एक्वेरियम में लाइट जाने से पहले कहां जाएगी, ग्लास में, शीशे में जाएगी। ग्लास के बाद ग्लास के अंदर वाले पानी में, या एक आपने ग्लास पानी का भर रखा है, उसमें जो वो ग्लास है, पहले लाइट ग्लास के अंदर जाएगी, उस कांच के अंदर जाएगी, फिर कहा जाएगी अंदर वाले वाटर में। तो अपने को समझ आ गया ना कि कोई अलग अलग मीडियम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार लाइट फ्री स्पेस से आए। तो उस टाइम पे आप v1/v2 कर देंगे, या c नहीं करेंगे। इसको बच्चों अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, जो बच्चे भी है ना अभी अपने पास सोच रहे हैं कि ये सब नोट चीजें कहां से करें, तो ऑलरेडी अपने पास इसके नोट्स अवेलेबल है। नोट्स के ऊपर फिर वही बात क्लिक करोगे तो नोट्स आएंगे, वही नोट्स होंगे जो आपने ऑलरेडी कर रहे होंगे, रखे होंगे। इसके लिए बच्चा आप मुझे इन नंबर में पहले मैसेज भेज देना, जो भी बच्चा ग्रुप के अंदर ना हो, ताकि मैं क्या करूं, उसको ग्रुप के अंदर ऐड करूं और नोट्स की पीडीएफ फाइल डेली की डेली मिलती रहे। आज बच्चों इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।